ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको सैफई लेकर चलते हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो तीसरे चरण के रण की आज शुरुआत हो चुकी है। वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी। तो सैफई से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। को आशीर्वाद मिलेगा। मैं की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए। महंगाई चरम सीमा पर है। हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज। और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं। मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है। भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे, तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहां पर भी आप अंदर डाल सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज्यादा। और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, चारों तरफ भाग रहा था। पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा, तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी
गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है, हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए, आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और आपने विजुअल्स देखे हैं। जो गलत है वो गलत है, समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो, फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है। सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या एमएसपी पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की एमएसपी पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई, और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले, अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं। और हम तो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं, आप जानकारी करिए कि लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, लेटरल एंट्री में जो आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत तो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, आरक्षण के तहत तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्या लेटरल एंट्री वाले नहीं भारत छोड़ के चले गए? तो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं, आउटसोर्स पे अधिकारी आ रहे हैं, कल को ये जो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के हैं, ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को हमें सावधान करना है। गांव, गरीब, किसान, उनके हकों को छीन रही है। हमें क्या दिन पड़ा है, पूरा दिन भर वोटिंग होगी, अभी तो शाम तक वोटिंग होनी है। ए घबरा मत, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान, और वो फसल इस पे कुछ सिर्फ नजर रखे हुए इस किताब पे। इस किताब को बचाइए, अपने रोजगार के लिए वोट करिए, आपसे यही आग्रह है, अन्यथा पश्चाताप के आगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आरजेडी नेता मनोज झा को आप सुन रहे थे, यहाँ पर वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव को आप सुन पा रहे हैं। बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है? ये जो आत्मतुष्टिकरण के लिए जो बयान देते हैं, ये बयान किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आत्मतुष्टिकरण के लिए बयान दे रहे हैं लोग। और ये चतुराई से हिसाब किताब करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं। ये स्लो पैटर्न तो इसलिए है कि अधिकारी ऐसे लगाए गए हैं कि वोट न डालने। ये जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी आप जनता से पूछ लीजिए उनका व्यवहार कैसा है, गाली गलौज कर रहे हैं, बताइए। और मैं यहाँ की भाषा में बोलता हूँ
जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो भैरिया के भाग रहा था इधर उधर। तो सैफई से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और बीजेपी पर आज भी वो बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीणा ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींच रहे मतदाताओं से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त हाथरस लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 100 और 99 पर देखिए, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और के न्यूज़ की टीम जो जायजा लेने पहुंची है और यहाँ जो मतदाता हैं बूथ नंबर 99 और 100 पर जो 77 विधानसभा का है, और देखिए यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो वोटर लगातार यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। वोट क्या नाम है दादा? अरे दादा, आज लोकतंत्र का महापर्व है, तीसरा चरण शुरू हो चुका है, तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? वो तो हमने सही दिया है अपना हिसाब से। वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है हमको। हम लोग व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिस की बढ़िया है, आप लोगों की व्यवस्था बढ़िया है, हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार मतदाताओं की अगर बात किया तो मतदाताओं काफ़ी उत्साह है। अगर बात की जाए लाइन की तो कल सुबह से ही मतदाता सुबह से ही लाइन में खड़े हुए हैं और लोगों का जो अगर मानना है, जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है लोगों का विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की मांग होगी तो मांग कोई नहीं है। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हम अच्छी सरकार चाहते हैं, जो भी सरकार हो अच्छी सरकार हो। और अब तो देखना ये होगा, जो आज हाथरस लोकसभा में जो 19,30,927 जो मतदाता हैं, वो 10 प्रत्याशियों की जो किस्मत का जो आज फैसला है वो बंद पिटारे में ईवीएम में बंद हो जाएगा और आने वाली जो 4 जून है उनकी किस्मत खुलेगी। और किसकी किस्मत में जीत लिखी है, किसी में हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीणा, केजी इंडिया, हाथरस। और तीसरे चरण के चुनाव में आगरा और फतेहपुर सीकरी में वोटिंग हो रही है। आगरा और फतेहपुर सीकरी से के न्यूज के संवाददाता अजेंद्र चौहान ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया है, वो भी देखिए। लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करना सबका अधिकार है और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग आए हैं, उनसे बात करना चाहिए। आप बताइए कि किन मुद्दों पर? हमने विकास के मुद्दों पर, देश की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों पर हमने वोट दिया है। हालांकि हमारी माताई मोदी की बहुत बड़ी फैन है, पर 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में भर्ती हैं। हम घर के सभी सदस्य आज वोट डालने आए हैं, खाली एक उनकी कमी कर रही है। देखिए, परिवार एक ही परिवार है, उसके सभी सदस्य। आप बताइए क्या कहना चाहिए? लेडीजों की सुरक्षा के लिए और विकास के लिए हमने वोट दिया। लगातार देखा गया कि सुबह से ही महिलाएं और भी महिलाएं। आप बताइए। जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास सुधर सके और इसलिए हमने उचित मतदान चुना है और मतदान देने आए हैं। पहली बार वोट करने आए लगता है? हाँ जी। अच्छा, नए वोटर हैं। आप बताओ। मेन डेवलपमेंट है और जैसा कि हम सब देखते हैं कि लेडीज यहाँ पे या वुमेन जो भी कहेंगे, हम लोग सब ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो साकेत कॉलेज है, तमाम यहाँ पब्लिक है और जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए आए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल जनता किसको चुनती है, किसको पसंद करती है, किसको नहीं करती है, ये जो इलेक्शन का जो निर्णय आएगा उसके बाद ही कहा जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो आगरा में जिस बार जोश देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रतिशत की ओर इशारा कर रहा है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। तो देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर रहे थे। सबसे पहले हमारे साथ में आपको बता दें कि अनिल मीणा है हाथरस से और ज्ञानेश कुमार एटा से जुड़ चुके हैं। निखिलेश लाल हमारे साथ में मुंगेली से हैं। अनिल का रुख करते हैं, हाथरस से है। अनिल, हाथरस से क्या अपडेट है? अभी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है। कई जगहों पर हमने देखा कि उत्साह भी नजर आ रहा है और देखिए तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की तैयारियां हैं। अभी हमने एक रिपोर्ट आपके दिखाई जहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर मतदाता जब पहुंचे तो उस दौरान काफी उत्साहित नजर आए हैं। तो मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कदम जो उठाए गए हैं, कितने कारगर साबित हो रहे हैं? अनिल, अनम्यूट कीजिए आप।
बोलिए भैया बोलिए अनिल। जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं, अगर हाथरस लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं, जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारी की है वो वाकई कहीं ना कहीं तारीफ। अगर बात की सुरक्षा व्यवस्था को, 5,500 सुरक्षाकर्मी लगाए गए और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए, जिससे कि जो मतदाता है वहाँ सेल्फी ले रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र में जो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां की है और लगातार लोगों से अपील की है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें। और अगर बात की जाए प्रतिशत की, तो अगर देखिए 9 बजे तक का जो अगर आंकड़ा अगर बात की जाए तो 14% लगभग मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर पहले 2 चरणों में जिस तरह से प्रतिशत मतदान को लेकर कम हुआ था, तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ तैयारी की थी, लोगों को लगातार अपील की थी। और देखिए मेरे साथ काफी युवा जो मतदाता है, देखिए मेरे साथ वो मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह के युवाओं में जोश है मतदान को लेकर और किस तरह से लोगों की जो वो है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांतन बेली द्वारा मेरा मत ये कहना है कि कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। बीजेपी से बढ़िया कोई कौन है इस टाइम, जो भी है शोर मचा रहे हैं। ये बताओ कांग्रेस के टाइम में कौन से रोड सही हो गए हैं? आज हम बस चल रहे हैं, हमें तो बीजेपी चाहिए और बीजेपी आ रही है हमारे यहाँ से तो क्लियर। और ये एनआरसी वाला है, एनआरसी आ गया है, सही है। हम ये जी बताइए। देश बचाओ वोट जिलाओ, मोदी लाओ। हमें चावल से गेहूं से मतलब नहीं है, हमें जरूरी है। हम सुकून में इसके लिए मोदी है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले न्यूज इंडिया के दर्शकों को सुनाते हैं। यहाँ पर हर किसी से परिचय है, हर कोई हमारे रिश्ते में है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बेटा भाई भतीजा बनकर आया। आपने इस बार समस्या को लेकर भी यहाँ पर लोग सामने हैं और यहाँ पर कड़ी चुनौती समझी जा रही है। बतौर वोटर आप चूंकि यहाँ पे वोटर बनकर आए हैं खगड़िया में, क्या इस बार मुकाबला किस तरीके से दिलचस्प है, क्या उम्मीद करेंगे आप? अच्छा रहेगा परिणाम। कई बार यहाँ के जो एमपी है वो स्थानीय लोगों से नहीं मिलता, उनको हमेशा शिकायत रहता है कि यहाँ के एमपी कभी नहीं आते हमारे पास। इस बार शायद ये शिकायत नहीं जो मौसम भी मेहरबान है, मौसम का तकाजा भी है और इस बार तो तस्वीर आप देख पाए थे जहां पर चिराग पासवान कतारों में खड़े नजर आए हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे और तस्वीर हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे चरण के तहत आज वोटिंग 93 सीटों पर हो रही है। निखिलेश लाल हमारे साथ में है, छत्तीसगढ़ मुंगेली से है। निखिलेश का रुख कर लेते हैं। निखिलेश, मुंगेली से क्या अपडेट है, क्योंकि अब 11 बजने को है, मतदाता पहुंच रहे हैं, अहम सीट है। निखिलेश, मुंगेली क्षेत्र में। हेलो गरिमा, आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। गरिमा, ये बिलासपुर लोकसभा सीट के मुंगेली विधानसभा में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान के लिए अपनी भागीदारी नियुक्त की है। मैं बता दूं कि मुंगेली विधानसभा के जिस पोलिंग बूथ में हम खड़े हैं, यहाँ पर जिन कांधों पर जिम्मेदारी दी गई थी निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए, उन अधिकारियों ने आज यहाँ पर वोट डाला है। और अभी जो प्रतिशत एक मतदान का जो हमारे पास जो डाटा आया है उसके अनुसार में 13% मतदान यहाँ पर हो चुके हैं। और चूंकि गर्मी बहुत है, जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ने और एसपी ने बड़ी मेहनत की है और मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धूप से बचने के लिए यहाँ पर छांव की व्यवस्था की गई है। छांव की व्यवस्था के साथ में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और इत्यादि जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो मतदाताओं को दी गई है। और बिलासपुर लोकसभा सीट में मैं बता दूं कि 37 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है, जिनमें से प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जहां भाजपा से तोखन साहू है जो कि मुंगेली उनका गृह जिला है, और कांग्रेस से देवेंद्र साहू हैं, वो
देवेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। एटा से ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? ज्ञानेश, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल ज्ञानेश, एटा में फिलहाल क्या अपडेट है? कितनी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं? क्योंकि धूप है काफी। अभी अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि देखिए धूप में मतदाता जो हैं वो अपने घरों से जल्दी नहीं निकलते हैं, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, आपके पास ये एक इकलौता मौका होता है, सबसे खास मौका होता है अपने देश की सरकार चुनने का, तो कितना उत्साह उन लोगों में देखने को मिल रहा है और क्या मुद्दे हैं आज एटा में आम जनता के? इसमें सुरक्षा की दृष्टि 15 जो है कंपनी 2 प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए गए। मैं भी ऐसे आ रहा था, नहीं आ गया। मैं आई ज्ञानेश, रोक रहे हैं आपको, अभी लौटेंगे आपके पास। इस बीच लालू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको हमसे भी। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे क्या? डर के मारे डर गए हैं। प्रधानमंत्री पटना में भी रोड शो करेंगे। ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह का बात मुसलमान में बांट देंगे। मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, मुसलमानों में बांट रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए तो तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक बड़ा हमला कह सकते हैं आप। लेकिन वापस से लौटते हैं ज्ञानेश के पास में। ज्ञानेश एटा से हमारे साथ में लगातार बने हुए। ज्ञानेश, एटा में फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात को पूरा कीजिए। तो देखिए ज्ञानेश की आवाज नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में 16 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जहां भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने अपने परिवार के साथ बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साहेब बस झालं, पत्रकार साहेब, कारण सिक्रेसी है। और यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान आज लगातार जारी है। ऐसे में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। तो वहीं मौके पर संवाददाता संदीप मिश्रा ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। हो चुकी है। उस समय हम जो है बदायूं में हैं और बदायूं में जिस तरीके से वोटिंग पड़ रही है, यहाँ पर सहसवान में तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइनों की कतार जो है वो लगी हुई है। कई बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो है हर वर्ग के लिए अलग अलग जो है बूथों को बनाया गया। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर कई तरीके से सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ सहसवान की अगर हम बात करते हैं, जो कि बदायूं क्षेत्र का ये इलाका है, वहाँ पर आज वोटिंग पड़ रही है, तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से लगातार कम चल रहा है, उसको लेकर के लगातार सभी पार्टियां जो हैं वो अपील भी कर रही हैं। इसके साथ ही साथ तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा वैसे बना हुआ है। यानी कि हर तरीके से यहाँ पर वोटिंग इस बार परसेंटेज जो है देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक तरफ महिला अपनी वोटिंग महिला की लाइन लगी है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन लगी है। तो जिस तरीके से यहाँ पर इस बार की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट हो चुकी है और अब जो है वोटिंग स्थल पर लोग जो है पहुंच रहे हैं। यानी कि जो भीड़ है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से
यहाँ बदायूं की अगर बात करते हैं तो बदायूं में यहाँ सुबह से कई शिकायतें भी आ रही थी। कहीं कहीं पर पोलिंग बूथ खराब होने की बात आ रही थी, कहीं कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने की बात आ रही थी। इसके साथ ही साथ में जो समाजवादी की प्रत्याशी हैं वो भी सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो भी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार हर बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो हर बूथ पर जा रहे हैं और बूथ पर जाने के बाद से निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार ये भी बात कही जा रही है कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर होता नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की अगर हम बात करते हैं बदायूं में साहसवान में जहाँ पर वोटिंग हो रही है, फिलहाल सुबह से यहाँ पे जो लाइन है वो कतार है वो लगी हुई है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, बदायूं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम संभल से बताते हैं। इस बीच संभल से एक अहम खबर का रुख करते हैं। वोट डालने बुजुर्गों को आना पड़ा मतदान केंद्र। तो वोट डालने के लिए बुजुर्ग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों को नहीं मिला चुनाव आयोग की कोई सहूलियत। तो चुनाव आयोग को बुजुर्गों की कोई सहूलियत नहीं मिली। 95 वर्ष के बुजुर्गों को नहीं मिली सहूलियत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 95 साल के बुजुर्ग के घर नहीं पहुंची टीम। तो 95 साल के बुजुर्ग के घर टीम नहीं पहुंची और संभल प्रशासन की दिखाई दी लापरवाही। तो संभल प्रशासन की लापरवाही दिखाई दी घर पर वोट डालने की व्यवस्था में, लेकिन लापरवाही और डीएम के आदेशों को यहां पर बलीता लगाते हुए नजर आए हैं। मतदान केंद्र पर नहीं थी व्हीलचेयर की कोई भी व्यवस्था। तो चुनावी घमासान और तीसरे चरण की रण की आज शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे के साथ यहां पर मतदान लगातार जारी है। तो लगातार